is our Dr. Faustus. चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर फॉस्टस जो है, ये कहानी है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी। मार्लो ने ये कहानी कुछ ऐसे लिखी थी। देखिए, हमने जब इडिपस रेक्स पढ़ा, उसमें हमने फेट एंड फ्री विल के बारे में पढ़ा। इडिपस जो है वो एक्सट्रीमली गुड किस्म का इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक हमाशिया था जो कि जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो एक रेनेसा मैन है। क्रिस्टोफर मार्लो का ये कहना था, जिस दौर में उसने ये लिखी, डॉक्टर फॉस्टस लिखी, उसने एक इंसान की ट्रेजेडी लिखी जो आपके और मेरे जैसा था। वो कोई किंग एंड क्वीन नहीं था। अब हम रेनेसा एलिमेंट देखते हैं। रेनेसा जो पीरियड है उसके अंदर हम देखते हैं कि दैट इज बेसिकली द लस्ट ऑफ पावर। लिख लें बेटा ये चीजें। रेनेसा रिप्रेजेंट्स, ये रेनेसेंस जो है, जो एज है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले हम क्लासिकल पढ़ चुके हैं, अब हम रेनेसेंस पे आ गए। रेनेसेंस जो है, रेनेसेंस दैट इज बेसिकली, इसके अंदर लस्ट ऑफ पावर, लस्ट ऑफ डिस्कवरी, लस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है, लस्ट फॉर नॉलेज, और इसी तरह लस्ट फॉर अथॉरिटी, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। इवन लस्ट फॉर डिस्कवरी, ठीक है, लस्ट फॉर डिस्कवरी के इंसान जो है वो डिफरेंट जगहों पे जाना शुरू हुआ, उसने डिफरेंट चीजें जो है उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। दैट इज बेसिकली जो है इसके अंदर दिखाया गया। जो मॉडर्न मैन है, जो आज का इंसान है, उसके पास इल्म बहुत ज्यादा है, इल्म की भरमार हो गई है। इल्म की इतनी भरमार हो गई है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तदब्बुर और तफक्कुर कर सके, ठीक है। और जब इंसान देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि हिदायत इल्म वालों को नहीं मिलनी। हिदायत किसको मिलनी है? जो कि तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं। हम लोग इतना इल्म हासिल कर रहे हैं, इतना हमें किताबों में, सिलेबस में दबा दिया गया है इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कि हमारे पास तदब्बुर और तफक्कुर का टाइम नहीं है। आप देखें ना, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स के जो बच्चे हैं, कितना सिलेबस है उनका, ठीक है। उनका सिलेबस इतना ज्यादा है कि उन बच्चों के पास तदब्बुर और तफक्कुर का टाइम नहीं है, तो बेटा उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी? खाली किताबों से जिंदगियां थोड़ी बदल जाती है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द लस्ट फॉर नॉलेज ना। जैसे आजकल एक लस्ट फॉर डिग्री जो है वो चला हुआ है कि चलो इधर से नहीं मिलेगा तो उधर से बीकॉम के बाद साथ साथ एमबीए कर लो, और ये कर लो तो वो कर लो। तो ये क्या है? दैट इज बेसिकली जस्ट अ लस्ट फॉर नॉलेज ना। तो इसको हम नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम नहीं कहेंगे, इसको हम तदब्बुर और तफक्कुर की दुनिया नहीं कहेंगे, इसको हम तजस्सुस की दुनिया कहेंगे कि अच्छा फलानी किताब खोल के देखती हूँ कि है क्या उसके अंदर, फलाना कोर्स करके देखती हूँ कि है क्या, ठीक है। फिर ये तदब्बुर और तफक्कुर की दुनिया नहीं होती, फिर ये सीखने सिखाने की दुनिया नहीं होती, फिर ये जस्ट एक जी मेरे पास बस नॉलेज आ जाए, किसी तरह नॉलेज आ जाए। नॉलेज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बेटा वक्त के साथ साथ आए तो अच्छा है, ठीक है। भरमार हो जाए तो भी बहुत बैड है, ठीक है। नॉलेज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जब आता है ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उनके उनके मिजाज ही कुछ और हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर तजस्सुस का एलिमेंट, हर चीज़ में नुक्ताचीनी का एलिमेंट, ये चीज़ें आ जाती हैं ना। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि दैट इज नॉट द नॉलेज जो उनको आजी और इनकसारी सिखाता है। ये वो नॉलेज है जो कि उनको तकब्बुर सिखाता है, ठीक है। तो बेटा दो तरह के अल्लाह ताला ने दुनिया में इल्म जो है वो रखे हैं। एक जो है इल्म नाफे है और एक है इल्म गैर नाफे। इल्म नाफे जो है हर वो इल्म है जो कि आपकी जिंदगी पे असरअंदाज पॉजिटिवली होता है, ठीक है। आपकी लाइफ को चेंज कर देता है इन पॉजिटिव सेंस। और इल्म गैर नाफे वो इल्म है जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। अखबार जहां को स्क्रॉल आउट करना, ठीक है, और इस तरह व्हाट्सएप को स्क्रॉल करना, फेसबुक पे सारा दिन लगे रहना और सीखना कुछ ना, कितने फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, उसमें से हम कितनों पे अमल करते हैं। तो ये क्या है? दैट इज बेसिकली द इल्म गैर नाफे। इसी तरीके से ये जो गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, जो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, और हमें लग रहा होता है हमारे बच्चे का दिमाग बहुत तेज हो जाएगा ये वीडियो गेम्स खेलने से,
हालांकि ये भी इल्म गैर नाफे, क्योंकि आपका बच्चा कंटिन्यूसली जो है टाइम वेस्ट कर रहा है, एंड विद द वेस्टेज ऑफ टाइम उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये बेटा इल्म गैर नाफे है, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि इल्म उठा लिया जाएगा और गैर नफा बख्श इल्म जो है उसकी भरमार हो जाएगी। अब डॉक्टर फॉस्टस की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस किस किस्म का इंसान है। डॉक्टर फॉस्टस बेसिकली एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि गरीब घर से ताल्लुक रखता था, कहीं वो पीएचडी कर बैठता है थियोलॉजी में। थियोलॉजी मीन रिलीजन में, और दुनिया की हर तरह की किताब इस बंदे ने पढ़ी होती है। एक दिन उसको ख्याल आता है डॉक्टर फॉस्टस को, इस वजह से इसको डॉक्टर फॉस्टस कहा जाता है क्योंकि ये पीएचडी डॉक्टर है, ये वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। तो एक दिन डॉक्टर फॉस्टस को ख्याल आता है कि भाई मैंने इतना कुछ रिलीजन में पढ़ लिया है, मैंने अरिस्टोटल भी पढ़ लिया है, मैंने बाइबल भी पढ़ लिया, व्हाई नॉट थोड़ा सा ब्लैक मैजिक भी सीख लिया। तो एक्चुअली डॉक्टर फॉस्टस के अंदर जो क्रिस्टोफर मार्लो है उसने आपके और मेरे जैसा इंसान दिखाया है जिसके अंदर नेकी और बदी दोनों चीजें हैं। इडिपस रेक्स में हमने ये चीज नहीं देखी थी। इडिपस रेक्स में हमने उसका हमार्शिया देखा था, ठीक है, फेट एंड फ्री विल का रोल देखा था। यहाँ पे फेट नहीं है, यहाँ इंसान की फ्री विल है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल दिखाया जाएगा। डॉक्टर फॉस्टस जो है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी फॉर लर्निंग, और वो जो लर्निंग थी उसका जो लस्ट फॉर नॉलेज था वही उसको ले डूबता है। वो फिर उसके अंदर इंसान ये नहीं देखता कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लड़कियां स्पेशली, लड़कियों लड़कियों को मैं जरूर ये बात करूंगी, जो जितनी भी फीमेल्स हैं जो अनमैरिड लड़कियां, वो जी उनका एक पैशन होता है जी हमने जिंदगी में कुछ करके दिखाना, ठीक है, एंड फाइनली जी हम तो शादी नहीं करेंगे जी, हमने तो बस ये करना है। और डिग्री वो कौन सी ले रही होती है, बीबीए, एमबीए, या फिर कॉमर्स साइड पे चली जाती है, मैथ साइड पे। तो बेटा मुझे ये बताएं, और खुदा ना खास्ता या चलें विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई उनकी शादी हो जाती है, तो आफ्टर दैट वो अजीब डिप्रेशन में चली जाती है, हाय शादी होगी मेरी तो जिंदगी रुक गई। बेटा जिंदगी कभी भी नहीं रुकती, लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। लेकिन ये जो हम एक पैशन डेवलप कर लेते हैं ना कि नहीं हाय मैं यूं हो गई और मैं यूं हो गई, जस्ट सी द ब्लेसिंग इनसाइड। हर चीज अल्लाह ताला की दी हुई ना ब्लेसिंग होती है, बेशक अब कुछ भी हो जाए, हर वो जो आपकी किस्मत में लिखा होता है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर ले और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला आपकी नेमतें बढ़ा देता है। मुझे देख लें, ठीक है, सेकेंड ईयर में ही हुई थी ना शादी, तो जिंदगी बेटा खत्म तो नहीं हो जाती, लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन बात सारी ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी मतलब माशाल्लाह 17 ईयर्स हो गए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका करियर आफ्टर मैरिज 15 साल बाद शुरू होता है। दिमाग है ना, जब इसको घुमाओगे तो दिमाग काम करना शुरू कर देगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बच्चे बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे लिए काम करना आसान है। और उससे पहले 7 साल बच्चों के होते हैं, बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम दिया और बस, और ये कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि खुद को संभाल लेते हैं, तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दैट इज द थिंग कि लाइफ जो बेटा फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है, पैशंस अच्छे होते हैं बट इफ दे आर गुड फॉर योर लाइफ। लेकिन पैशंस बाज औकात आपके डाउनफॉल का भी बायस बन जाते हैं, जो कि आपको अभी डॉक्टर फॉस्टस के अंदर दिखाया जाएगा। उसके अंदर एक पैशन था, पैशन फॉर नॉलेज, पैशन फॉर लर्निंग, और वो पैशन जो है, वो तजस्सुस जो है, वो उसको ब्लैक मैजिक की तरफ ले गया। और उस ब्लैक मैजिक की वजह से डॉक्टर फॉस्टस का एंड पे जाके बहुत बुरा उसका एक उसकी जो है बहुत बुरा उसका एंड हुआ। तो बेटा पैशंस अच्छे होते हैं अगर तो उनका इस्तेमाल ठीक है, लेकिन पैशंस बहुत बुरे भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। जैसे रसल ने कहा ना, आइडियाज दोज आर गुड फॉर ह्यूमन बीइंग एंड आइडियाज दोज आर बैड फॉर ह्यूमन बीइंग। उसने दो एसेस लिखे थे, उसने कहा था इंसान अपना नुकसान भी अपने पैशंस के पीछे करता है और इंसान अपना फायदा भी पैशंस के पीछे करता है। अगर उसके आइडियाज गुड है तो वो उसका एंड अच्छा होगा, अगर उसके आइडियाज बैड है, उसके पैशंस जो हैं उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो। तो बेटा जिंदगी कुछ यूं है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बढ़ेगा, ठीक है। तो जिंदगी में अगर कभी आप लोग कोई भी पैशन अपना डिसाइड करते हैं, डोंट उसको डेडलाइन ना बनाएं।
जिंदगी में जब गाड़ी आगे जा रही होती है और आगे पत्थर आ जाता है ना, आप गाड़ी पत्थर पे नहीं मारते, आप बैक गियर लगाते हैं, ठीक है, और टर्न लेके अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। बाज़ औक़ात आगे सड़क टूटी हुई होती है, लिखा होता है कि आगे काम हो रहा है, तो आप डाइवर्जन में चले जाते हैं। तो लाइफ में बेटा इंसान को डाइवर्ट करना पड़ता है। मैंने बनना डॉक्टर था और मैं बन कुछ और गई हूँ। तो लाइफ में बहुत सारे टाइम्स आते हैं और जो सही इंसान होता है ना, वो कामयाब होता है जिसके अंदर एक्सेप्टेंस होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता होता है अच्छा ये वाला रास्ता अब मेरे लिए सही नहीं है, या मैं इस रास्ते को कंटिन्यू नहीं करूंगी, या इस रास्ते पे चली तो आगे मुझे टूटी हुई जो है सड़क मिलेगी, तो बेहतर है कि मैं एक सुकून वाले रास्ते पे चलूं। ठीक है, तो लाइफ में आपके डाइवर्जन आती हैं, लेकिन उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि डाइवर्जन को एक्सेप्ट करना है। तो दैट इज बेसिकली डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इल्म की भरमार हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो इंसान को किस तरीके से उसका जो तकब्बुर है वो ले डूबता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट इसका पढ़ लेते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स का। The first legend had its inception during the medieval period in Europe and has since become one of the world's most famous and often handled myths. The story is thought to have its earliest roots in New Testament story of the magician Simon Magus. ठीक है, Act 8 रेशियो 9:24। अच्छा, यहाँ पे देखें, सॉरी एक्ट 8 है, लाइन नंबर 9 से 24। अच्छा, यहाँ पे देखें डॉक्टर फॉस्टर्स जो है, उस ये जो एक्ट है उसको कहाँ से लिया गया है? ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। मिडीवल पीरियड से इसकी इंसेप्शन ली गई है, यानी कि कहानी, मैंने आपको कहा था कि मिडीवल जो है उसमें जो है जिन्नों भूतों और परियों की बातें होती है। तो ये जो स्टोरी थी बेटा, ये मिडीवल पीरियड से, मिडीवल पीरियड में जिनों भूतों की बातें होती थी, परियों की बातें होती थी। अब यहाँ पे भी मैजिक की भी बात होती थी। अब यहाँ पे भी हम वही चीज देखेंगे कि इसके अंदर थीम ऑफ मैजिक, इवल इवल और शैतान और ये सारी चीजें, हेवन और हेल की आप बातें सुनेंगे इसके अंदर। During the early part of the 15th century in Germany, the story of a man who sold his soul to the devil to procure supernatural powers captured the popular imagination and spread rapidly. During the early part of 15th century, जर्मनी में ये जो स्टोरी है वो अर्ली पार्ट ऑफ मतलब 15 सेंचुरी पर ये स्टोरी लिखी गई है, जो कि जर्मनी के एक स्कॉलर पे लिखी गई है। ये स्टोरी है उस आदमी की जो कि अपनी सोल जो है डेवल को जो है वो सेल कर देता है टू प्रोक्योर सुपर नेचुरल पावर, ताकि वो ये जो सुपर नेचुरल पावर है, ये जो जादुई कुव्वतें हैं, कैप्चर द पॉपुलर इमेजिनेशन, जो कि कैप्चर कर जाती है पॉपुलर इमेजिनेशन को और स्प्रेड रैपिडली, और वो स्प्रेड रैपिडली चली जाती है। देखिए बेटा, ये जो काला जादू होता है ना, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, इसमें कुछ इस तरह के काम किए जाते हैं जिसमें शयातीन को बहुत ज्यादा खुश किया जाता है, यानी कि इतने ज्यादा हराम काम किए जाते हैं, यानी कि हराम भी मैं कहती हूँ छोटा लफ्ज है, हराम से भी कहीं ये लोग अपनी जो है हदें पार कर जाते हैं। और उसके बाद जो है ये जो है ये काम होता है कि शयातीन आते हैं और ये उनको उन्हीं हराम के थ्रू जो है कैप्चर कर लेते हैं। अब शयातीन बेसिकली इनको ये समझते हैं शायद शयातीन हमारे काबू में है, लेकिन एक्चुअली ये लोग खुद शयातीन के काबू में आ जाते हैं, और वो फिर शयातीन ही इनको कहते हैं कि तुम अब फलाने को किल कर दो। आप देखते होंगे टीवी ड्रामा, टीवी पे, मीडिया में कितने लोग, कितने इस तरह के काले जादू वाले आमिल होते हैं जो कि किल कर देते हैं और बहुत गलत किस्म के काम करते हैं, मतलब जो कि बताई नहीं जा सकती। मतलब इस तरह से वो क्या होता है, बेसिकली वो अपने शयातीन को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि ये जो शयातीन है ये कहीं हमसे नाराज होके हमसे दूर ना चले जाए। मतलब बहुत ज्यादा वो नाफरमानी करते हैं। और इसमें जो सबसे छोटा आजकल जो जादू चल रहा है, ये जो हम लोग चले जाते हैं ना इस्तिखारा करवाने किसी के भी पास, वो भी यही काम है, ये भी थ्रू शयातीन करवाया जाता है। तो बेटा मत करवाया करें, क्योंकि इस्तिखारा करवाया नहीं जाता, दुआए इस्तिखारा पढ़ी जाती है। ठीक है, तो
दीन को समझें कि दीन हमसे कह क्या रहा है, इस्तिखारा कभी भी नहीं करवाते। वो सबसे छोटा एक तरीका है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, ठीक है। तो इस्तिखारा बेटा कभी भी नहीं करवाया जा। अगर कोई आपको ये कह दे ना आपको नजर बद है और किसी ने जादू कर दिया है, तो समझ लें कि दैट इज द, और वो आपसे सबसे पहले जो जादूगर होता है आपसे आपका नाम पूछेगा और आपकी माँ का नाम पूछेगा। बस ये दो चीजें बता दें, उस आपका काम खत्म हो गया, उसका शुरू हो गया। वो आपके अंदर से एक जिन निकालेगा, दूसरा डाल देगा। हो सकता हो ही कुछ ना, वो डाल जरूर देगा, ठीक है। तो कभी भी अपनी माँ का नाम नहीं बताते और अपना नाम किसी को नहीं बताते। ये कोई तरीका नहीं है इस्तिखारा करने का, ठीक है। हमारे हदीस में जो हमें पता चलता है वो ये तरीका नहीं है इस्तिखारा करने का, ये बहुत गलत तरीका है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज में आपको पता होना चाहिए कि हमने नहीं बताना किसी को जाके। इसी तरह द ओरिजिनल फॉस्ट हैज प्रोबेबली बीन लॉस्ट फॉर एवर, और इस तरह से वो जो ओरिजिनल फॉस्ट था यानी कि डॉक्टर फॉस्टस था, वो जो है हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। बाज औकात आप ये देखें अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि बहुत से दीनी उल्मा हैं, उनको पता होता है ये काला जादू है, लेकिन वो इस्तिखारा करना शुरू कर देते हैं। और लोग उनके पास इसलिए जा रहे होते हैं कि नहीं, इन्होंने तो हिफ्स भी किया हुआ है, इन्होंने तो कुरान भी पढ़ा हुआ है, ये तो बहुत पहुंचे हुए वो है। लेकिन बेटा ये जो हमारे अंदर है ना, कि हमारे अंदर एक लस्ट होती है कि हम रातों रात फेमस हो जाए, ठीक है। तो उस फेमस होने में हम जितना इल्म दीन का सीख रहे होते हैं, साथ वो लोग फिर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि इस तरह से उनके जो तारीफ करने वाले लोग हैं वो बढ़ जाते हैं। ये इंसान के अंदर है कि लोग उसको तारीफ करें, उसकी इज्जत करें। हालांकि इज्जत जिल्लत अल्लाह ने देनी होती है, लेकिन दैट इज, मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिल्कुल, और ये भी हराम है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस around 1980 another German magician gave further credence to the legend by calling himself Faustus the Younger। और अराउंड 1980 एक और जर्मन मैजिशियन था जिसने फर्दर क्रेडेंस दिया, उसने अपने आप को फॉस्टस द यंगर कहा। ड्यूरिंग द 16th century एडिशनल स्टोरीज ऑफ मैजिकल फीट्स began to attach themselves to the Faust lore, and eventually these stories were collected and published as Faust books। A biography of Faust, the historian Von D. John Fawston, based upon the shadowy life of Faust the Younger, but including many of the fanciful legendary stories, was published in Frankfurt, Germany in 1587. The same year, it was translated into English as The History of Damnable Life and Deserved Death of Dr. John Foster। और उसी ईयर इस किताब को जो है इंग्लिश में, ये जर्मन बुक थी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, द हिस्ट्री ऑफ डैमनेबल लाइफ, कि एक हिस्ट्री थी एक डैमनेबल, एक बहुत बुरी लाइफ की, एक गुनाहों से भरी हुई डैमनेबल लाइफ की, एंड डिजर्व डेथ ऑफ डॉक्टर जॉन फॉस्टस, और वो डिजर्व करती थी ये जो डैमनेबल लाइफ डॉक्टर फॉस्टस की डेथ को। इन बोथ दिस पॉपुलर एडिशन ऑफ फॉस्ट बुक, Marlowe took the story from this first book while writing his second play, The Tragical History of Life and Death of Dr. Faustus in 80s of the 16th century 1588 to 89। 80s of 15th century यानी कि 16th century में 1588 से 89। अब मार्लो ने ये स्टोरी इसी फर्स्ट बुक से, वो जो मैजिशियन की बुक लिखी थी ना किसी जर्मन ने, उसी बुक में से उसने ये स्टोरी उठाई और उसने अपना सेकंड प्ले लिखा, यही डॉक्टर फॉस्टस जिसका नाम था। Not everybody knows Faustus, but a lot do. Most readers know this tragic personage who allied himself with the devil and finally paid the price for his betrayal of God from a famous play written by G.W. Gordon। कोई भी फॉस्टर्स को नहीं जानता था, बट अ लॉट डू। वो बहुत से ऐसे रीडर्स थे जो कि इस ट्रेजिक पर्सोनेज को, जिसने अपने आप को अलाई कर लिया, मिला लिया विद द डेविल, ठीक है। डेविल के साथ ये लोग मिला लेते हैं अपने आप को, जो ब्लैक मैजिक करते हैं। एंड फाइनली पेड द प्राइस फॉर हिज बिट्रियल ऑफ गॉड, और फाइनली उसने प्राइस पे की बिट्रियल ऑफ गॉड की, जो खुदा से उसने बिट्रे किया, यानी कि अपने दीन से ये लोग हट जाते हैं ना फिर, जस्ट फॉर जो है गॉड को मतलब ये जो डेविल की पावर्स है उनको हासिल करने के लिए, फ्रॉम अ फेमस प्ले रिटन बाय J.W. Gordon। Exactly 201 years before God published his work, a play by the Englishman Christopher Marlowe saw the light of the world। और exactly 201 years before God ने publish की अपनी book A Play by the Englishman,
एक प्ले था जो कि एक इंग्लिश मैन क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको लिखा था। A biography of Faust, the Historia von D. John Fausten, based upon the shadowy life of Faust the Younger, but including many of the fanciful legendary stories, was published in Frankfurt, Germany in 1587. That same year, it was translated in English as The History of the Damnable Life and Deserved Death of Dr. John Foster. अब मेन डॉक्टर फॉस्टर्स जो क्रिस्टोफर मार्लो है उसको देख लेते हैं कि क्या था। डॉक्टर फॉस्टर्स जो कि मार्लो ने लिखी थी। When the Renaissance came to Northern Europe, Faust was made into a symbol of free thought, anti-clericalism and opposition to church dogma. जब रेनेसा आया नॉर्दर्न यूरोप में तो फॉस जो है वो बेसिकली एक सिंबल बना फ्री थॉट का, जो कि एंटी क्लैरिकलिज्म था। क्लैरिकल क्लर्जी को कहते हैं, ठीक है। क्लर्जी यानी कि ये जो चर्च होता है, ठीक है, ये एंटी चर्च था। एंड ऑपोजिशन टू चर्च डॉगमा, और चर्च डॉगमा जो है उसकी ऑपोजिशन में ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है, उसका सिंबल है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी ट्रीटमेंट ऑफ लेजेंड वाज दैट ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी ट्रीटमेंट था क्रिस्टोफर मार्लो का, जो कि उसने एंटी रिलीजन पे लिखा था। डॉक्टर फॉस्टस इज अ रेनेसेंस ट्रेजेडी रिटन बाय द कैम्ब्रिज स्कॉलर क्रिस्टोफर मार्लो। The full title of the play is Tragical History of Life and Death of Dr. Faust. It was adapted from a German story Faust, translated in English as the English Faust book. The name Faust is a reference to the Latin word for favored or auspicious. ठीक है, ये जो Faustus है लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या है, फेवर्ड या ऑस्पिशियस। द प्ले इज इन ब्लैंक वर्स एंड प्रोज इन 13 सीन्स और 20 सीन्स। ठीक है, ये जो है कोई 13 से 20 सीन्स में लिखी गई है और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। दो तरह की वर्सेस होती है ना, एक ब्लैंक वर्स होती है और एक जो होती है राइमिक कॉपलेट होता है ना। ऐसे ही था ना, हमने ब्लैंक वर्स के बारे में पढ़ा था और एक राइमिक कॉपलेट के बारे में पढ़ा था। ब्लैंक वर्स में क्या होता है, आपकी जो शेर होता है उसका पहला मिसरा और जो दूसरा मिसरा होता है उसमें आपस में उसके जो राइमिक वर्ड्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। एंडिंग वर्ड्स की जो राइम होती है वो सेम नहीं होती, जबकि जो राइमिक कॉपलेट होता है या जो हीरोइक कॉपलेट होता है उसमें क्या होता है, जो एंडिंग साउंड्स होती हैं वो सेम होती है। Blank verse is largely reserved for the main scenes while prose is used in the comic scene. अब ये जो blank verse जो है वो reserved थी for the main scenes और prose जो है वो use हुई comic scenes में। Dr. Faustus was written in between the year 1588 and 1599. Marlowe narrated the story of an over-ambitious scholar's desire to be demigod. बेटा ambitions अच्छे होते हैं, लेकिन अगर इंसान ओवर एम्बिशियस हो ना, वो एक ओवर एम्बिशियस स्कॉलर था और वो क्या करना चाह रहा था, एक डेमी गॉड बनना चाह रहा था। ठीक है, कि जितनी पावर्स गॉड के पास है उतनी उसके पास भी आ जाए। हम लोग क्यों स्टेटस के पीछे भागते हैं, क्यों पैसे के पीछे भागते हैं? हमें लगता ये है कि पैसा आ जाएगा ना सब कुछ आ जाएगा जिंदगी में। ठीक है, पैसे को हमने और स्टेटस को हमने शायद खुदा बना के रख लिया है कि नहीं है? तो दैट इज द थिंग, उसकी खातिर हम कितने ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट पता चल जाए ना अमीर होने का, तो हमारे दीन में बड़ा आसान है कि बांटना शुरू कर दें। अल्लाह बांटने वाले को कभी कम करता ही नहीं, लेकिन हमारा उस वक्त बड़ा दिल छूटा हो रहा होता है जब हम 100 रुपए अपनी मेड को निकाल के देते हैं। तो दैट इज बेसिकली द ओवर एम्बिशियस स्कॉलर। ठीक है, बहुत ओवर एम्बिशियस, एम्बिशंस अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम ओवर एम्बिशियस होते हैं तो इंसान का डाउनफॉल होता है। मार्लो प्रोजेक्टेड द रेनेसांस स्पिरिट इन मैन। अब मार्लो यही रेनेसांस स्पिरिट जो कि मैंने आपको बताया था, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, कितना हम स्कूल्स में जाके अपने बच्चों की टीचर से और उनके प्रिंसिपल से जाके लड़ते हैं कि सिलेबस और करते हैं जी, इतनी राइटिंग करवाएं हमारे बच्चों से, इस तरह पढ़ाएं। वो क्या है, लस्ट फॉर नॉलेज है। हालांकि बच्चा है, छोटा दिमाग है, उसमें हम पता नहीं क्या क्या कुछ ठोंसने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो एक कंफ्यूज स्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो इल्म अच्छा होता है, इल्म बुरा नहीं है,
लेकिन वक्त के साथ साथ और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसकी नीड होती है ना, उसके हिसाब से सीखा जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है. He replaced the traditional jiggling veins of rhyming mother's wit with the realities of flesh and blood in the masculine language. वो replace करता है वो traditional जो jiggling veins थी rhyming mother wit की, उसको realities यानी कि वो जो एक imaginative world थी उसको वो जो है flesh and blood and masculine language में वो बयान करता है, यानी कि prose और blank verse में वो बयान करता है. His four great heroes Tamberlane, Faustus, Brabazz and Edward II are embodiment of Renaissance passions in the form of other. उनके अंदर भी Renaissance passions थे, उसके जितने भी हीरोज थे उसने सब में ये चीज दिखाई है कि वो जो Renaissance मैन है वो अपने पैशंस के पीछे भागता है. उसके अंदर लस्ट फॉर पावर है, डिस्कवरी है, लस्ट फॉर वेल्थ है. ठीक है, ये सारी लस्ट फॉर ऑनर भी तो है ना हमारे अंदर कि लोग हमें खड़े होके सलाम करें, लोग हमें झुक के सलाम करें. ठीक है, कितना शौक है हमें. और उसके बाद जो है मार्लो प्रोटैगनिस्ट एस्टैब्लिश दैट अ मैन इन नाइस फैशन कुड अचीव एनी अर्ली पावर ही चोज. और मार्लो का प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपने नाइसियन फैशन में वो एक अर्ली पावर को चूज कर लेता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई लोग जो है इसलिए ब्लैक मैजिक करते हैं. पोएट, स्पाई एंड प्ले राइट क्रिस्टोफर मार्लो वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एलिजाबेथन गोल्डन एज. Marlowe's work was the product of his Erasmian or Christian humanist education and the state of affairs in England, and his own ability and readiness to satirize the world around him. Renaissance का क्या मतलब है? Renaissance means rebirth. Renaissance originated in Italy in 13th century. बेटा ये 13th नहीं थी, that was 15th century. ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कस्तंतुनिया को कहा जाता है. द कैपिटल ऑफ Byzantine Empire fell to the Turks on 1353. This is taken as the official date of beginning of Renaissance. इसको ये जो 1353 में जो ये जो हुआ था टर्क्स जो सॉरी ब्राइजेंटाइन एम्पायर जो है उसका फॉल हुआ टू द टर्क्स 1353. तो इसकी वजह से ये ऑफिशियल डेट रखी गई बिगिनिंग ऑफ रेनेसेंस की. But it required more than 100 years to cross the English Channel and make its presence established in English soil. लेकिन मजीद 100 साल और लग गए, यानी कि 14th century, 15th century start हो गई थी. Rickett says Renaissance had come with Sexton inventing the printing press in 1476. तो Rickett का कहना है कि ये Sexton से start हुआ था, 1476 कोई 15th century हो गई. अच्छा जी, डॉक्टर फॉस्टर्स period of Renaissance देखते हैं. The English Renaissance covers a long span of time. It may be divided into following three periods. The beginning of Renaissance, the flowering of Renaissance. It is actually called the Age of Elizabeth. ठीक है, ये जो flowering of Renaissance, एक तो beginning of Renaissance जिसके अंदर बहुत ज्यादा translations हुई थी और इटली से बहुत ज्यादा किताबें लेके आई गई थी, उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लैंड में. और इंग्लैंड को कहा जाता है कि वो एक नेस्ट बन गया था उस सिंगिंग बर्ड्स का. इसी तरीके से ये जो पुरानी किताबें हैं जिसमें इडिपस रेक्स है, सोफोक्लीज है, अरिस्टोटल है, इनकी जो पुरानी जो क्लासिकल जितनी भी लिटरेचर थी ना या पुरानी मेडिवल लिटरेचर थी उसका दोबारा से उसको निकाला गया और उसको रीट्रांसलेट किया गया था इन किताबों को. तो इस वजह से यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस, अब इसी वजह से यहाँ पे इसको रीबर्थ कहा जाता है, यानी कि रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुआ था इसके अंदर. The flowering of Renaissance, it is actually called the Age of Elizabeth. अब ये है flowering of Renaissance, ये इसका second period है. और third period क्या था? The decline of Renaissance, it is also termed as Jacobean age. और decline of Renaissance जो कि जिसको हम Jacobean age भी कहते हैं उसको कहा जाता है. अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स. Was this the phase that launched 1,000 ships? डॉक्टर फॉस्टर जी उसने हेलन के बारे में कहा था कि क्या ये वही फेस है जिसने 1000 शिप्स को जो है जिसके पीछे 1000 शिप्स जो है वो लॉन्च की थी. डॉक्टर फॉस्टर्स लेजेंड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द प्ले. डॉक्टर फॉस्टर्स वाज द फर्स्ट स्टेज एज द रूस थिएटर ऑन सितंबर 30, 1594 अंडर डायरेक्शन ऑफ एडमिरल्समैन. इट हैज ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द एलिजाबेथन प्ले goers.
The Admiral's Men performed Dr. Foster's 25 times in 3 years between October 1594 and October 1597. The stage director was Philip Hansen. William Prell reported the tale that actual devils once appeared on the stage during a performance of Foster's, to the great amazement of both the actors and spectators. Some people were illegally driven mad, distracted with the fearful sight. John Aubrey recorded a related legend that Edward Alleyn, lead actor of the Admiral Men, devoted his later years to the charitable endeavors like the founding of Dulwich College in direct response to this incident. William Parnell recorded the tale that actual devils once appeared on the stage during a performance of Foster's. To the great amazement of both the actors and spectators, some people were allegedly driven mad, distracted with the fearful sight. अच्छा जी, डॉक्टर फॉस्टस में देखते हैं मोस्ट एलिजाबेथन्स बिलीव दैट मैन लाइक एंजल्स वाज क्रिएटेड विद द पावर टू मूव अपवर्ड टू गॉड. इसमें थीम्स देख लेते हैं क्या क्या है. थीम्स किसे कहते हैं? यूनिवर्सल आइडियाज को कहते हैं जो कि ड्रामा के अंदर बताई जाती हैं. एम्बिशन देख लेते हैं. द प्ले स्टडी इज अ स्टडी इन एम्बिशन. द हीरो इज एन ओवर रीचर हु स्ट्राइव्स अगेंस्ट ह्यूमन लिमिटेशन. ठीक है, वो एक हीरो जो था वो एक ओवर रीचर था जो कि ह्यूमन लिमिटेशंस की अगेंस्ट स्ट्राइव कर रहा था. देखिए बेटा, लिमिट है ना, ये दीवार है ना, इसके मैं उस तरफ नहीं जा सकती. सेम इज द केस हमारी लाइफ के अंदर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट लिमिटेशंस होती हैं और हम अक्सर उन लिमिटेशंस के खिलाफ रिबेल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते. Foster tries to do more than is humanly possible. ठीक है, और फॉस्टर्स जो है वो उससे ज्यादा कोशिश कर रहा था जितना ह्यूमनली पॉसिबल हो. ही सीक्स टू नो, पोजेस एंड एक्सपीरियंस एवरीथिंग अंडर द सन. वो जो है क्या कर रहा था? वो हर चीज जानना चाहता था, हर चीज को पोजेस करना चाहता था. ठीक है, एंड एक्सपीरियंस करना चाहता हर चीज को अंडर द सन. द प्ले ग्लोरिफाइज एम्बिशंस एंड क्रिटिसाइज एम्बिशन. ग्लोरीफाई भी करता है एम्बिशन को, क्रिटिसाइज भी करता है एम्बिशन को. Foster larger than life dreams are cut down to size by the ironies of Mephistopheles. और Foster's की ये जो larger than life है, life dreams, वो cut down to size by ironies. और Mephistopheles जो है वो उसको cut down करता है. ठीक है, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारी लाइफ से कहीं ज्यादा होते हैं. ठीक है, दैट्स वाई जो है यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है कि इंसान जब अपनी लिमिटेशन से ज्यादा उसके पैशंस होना शुरू हो जाते हैं ना, तो फाइनली उसका डाउनफॉल होता है. अब देखिए ना, हम सारी उम्र अपने 25 साल तक तो हमारी एजुकेशन चल रही होती है. 25 साल की उम्र यानी कि आधी जिंदगी हमारी वहां पे गुजर जाती है. उसके बाद हम स्ट्रगल करना शुरू करते हैं. और स्ट्रगल किसके लिए कर रहे होते हैं? दुनिया के लिए. जवानी कितने अरसे की है? यही कोई 35 साल तक की, 40 साल तक की, एंड दैट्स ऑल. उसके बाद हमारी हड्डियां खिसना शुरू हो जाती हैं. वो 40 साल या तो हम बना जाते हैं या हम बिगाड़ जाते हैं. ठीक है, जिसकी जवानी जो है वो देखें, क़यामत के रोज हिसाब भी जवानी का होना है. बुढ़ापे का नहीं होना, ना बचपन का होना. जवानी कहाँ पे गुजारी. सेम इज द केस जब हम जवान होते हैं ना, हम ओवर एम्बिशियस होते हैं. ठीक है, हमारे अंदर बहुत कुछ कर जाने का जज्बा होता है. तो बहुत कुछ करना है लेकिन बहुत सोच समझ के करना है. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली. यहाँ पे ये देखिए जनाब, मेफिस्टोफेलिस आ गया. ठीक है, जो कि शैतान का चीला है. Marlowe's career as a poet and dramatist spanned a mere 6 years. The son of the shoemaker from Canterbury, Marlowe is only dramatist before Shakespeare, who is still read and of course read the enthusiasm. His was a godless life and he enjoyed a reputation of atheist and epicure. उसकी जो है एक गॉडलेस लाइफ थी. ठीक है, और वो एंजॉय करता था रेपुटेशन ऑफ एथीस्ट. एथीस्ट कहते हैं नो गॉड कॉन्सेप्ट को. ठीक है, जो एथीस्ट होते हैं वो खुदा को नहीं मानते. और एपिक्योर कहते हैं वर्ल्डली प्लेजर में जो है एपिक्योरस नेचर होना, यानी कि वर्ल्डली प्लेजर में आपको मजा आना शुरू हो जाता है. आप दुनिया के, वो कहते हैं ना, खा लो पी लो और मर जाओ. जिंदगी एक ही दफा मिली है, बार बार नहीं मिलती, तो खूब जो है एंजॉय कर लो. तो बाद में मौत के बाद किसने देखी.
ठीक है, ऐसे आजकल स्लोगन आम हो गए, इसी को एपिकरस नेचर कहते हैं कि हम हर वक्त जो है एंजॉयमेंट के ख्वाब देखते रहते हैं। कंडेमनर एंड मोकर ऑफ रिलीजन, वो कंडेमनर था और मोकर था किसका? रिलीजन। वो कहते हैं मजाक उड़ाने वाला, रिलीजन का मजाक उड़ाते हैं। हम उड़ाते हैं मजाक, उड़ाते हैं ना रिलीजन का मजाक। कुरान तो पता नहीं आज के दौर के लिए तो है ही नहीं, ये तो पता नहीं पुराने दौर की बात है, कितना मजाक उड़ाते हैं। द एपिलॉग of Dr. Faustus might also be written on his tombstone, ठीक है। और ये जो एपिलॉग थी डॉक्टर फॉस्टस की, ये उसके टॉम्बस्टोन पे, उसके मजार पे लिखी है। कट इज द ब्रेन दैट माइट हैव ग्रोन full straight and burnt is Apollo's laurel bow that sometime grew with a learned man। वो कहता है कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन full straight, वो कहता है उस ब्रांच को कट कर दो जो कि फुल स्ट्रेट जो है वो ग्रो कर रही हो। एंड बर्न्ड इज अपोलोस लॉरल बो दैट समटाइम ग्रू विद इन द लर्न मैन, और अपोलो की लॉरल बो जो है उसको भी बर्न कर दो जो कि एक लर्न मैन के अंदर ग्रू करती है। यानी कि इंसान जब अपनी